गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गाइड टू सक्सेस। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट। बहुत ही वेल नोन टॉपिक है, सब जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। ज्यादातर लोगों को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी भी। माय नेम इज मोनी चौधरी। ज्यादातर लोगों को इंफॉर्मेशन होगी भी कि फंडामेंटल राइट है क्या, कितने फंडामेंटल राइट हैं हमारे पास। ठीक है, ठीक है जी, आगे बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। ये फंडामेंटल राइट जो हमारे बाकी के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो होते हैं उनसे डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे हैं? इनका प्रोसेस डिफरेंट है, इनको सेफगार्ड करने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, ये गारंटेड और प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कैसे ये गारंटेड और प्रोटेक्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है? भैया आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दोनों से ही ये गारंटेड भी है और ये प्रोटेक्टेड भी है। गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कैसे है वो मैंने बताया, विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 32 एंड 226। इसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। Fundamental rights in the Indian Constitution are more detailed than those found in the Constitution of any other country या any other country in the world। हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो इस तरीके से डिटेल्ड में कह सकते हैं एलोबरेट किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि बाकी और किसी भी कंट्री के आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेंगे। अच्छा, फंडामेंटल राइट जो ये आइडिया है इसको कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड होके हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के फेमस थे हमारे बाबा साहब हैं या भी जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने कहाँ से इस आइडिया को लिया है ना? कहीं से तो लिया होगा। आप हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। किसकी काफी सारी चीजें हमने बोरो की हुई है। यानी कि इसके काफी सारे ऐसी चीजें हैं इसके अंदर जो हमने दूसरे देशों से लेकर पढ़कर तब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी डाइवर्सिटी और अपनी यूनिफिकेशन को देख के हमने उनको इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। ठीक है जी, बात करते हैं फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बात कर लेते हैं किस पार्ट में है। पार्ट जो है वो थर्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि जो पार्ट थर्ड है उसके अंदर आपको फंडामेंटल राइट मिलेंगे। पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम मेग्ना कार्टा भी कहते हैं। रिमेंबर द वर्ड मेग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसके अंदर इनिशियली ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे पास 7 राइट थे। कितने राइट थे? 7 फंडामेंटल राइट थे। ठीक है, कितने राइट थे हमारे पास? 7 हमारे पास फंडामेंटल राइट थे उस वक्त। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कितने राइट हमारे पास बचे हैं? अब हमारे पास 6 राइट बचे हैं। कितने राइट बचे हैं? 6 राइट। एक राइट कहाँ गायब हो गया? जब हमारे पास फंडामेंटल 6 राइट थे तो फिर एक राइट हमारा कहाँ चला जाएगा? ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास इनिशियली 7 राइट थे, 7 थे, और अभी हमारे पास फंडामेंटल राइट में से सिर्फ 6 राइट। ठीक है, अब वो कौन से राइट है? right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedy। ठीक है, ये वो 6 राइट है। अब हम बात करेंगे कि कौन सा राइट गायब है। जब पहले 7 थे तो अब ये 6 कैसे रह गए? कौन सा ऐसा राइट है भाई जो यहाँ से गायब हो गया है? कौन सा था वो 7 नंबर का राइट जो यहाँ पे है नहीं? ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। Right to property was deleted from the list of fundamental right by the 44th Constitutional Amendment Act of 1978। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारा फंडामेंटल राइट था कब तक? 1978 तक। लेकिन 1978 में क्या हुआ? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। इस एक्ट के अंदर क्या हुआ कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, उसको क्या कर दिया गया? एक लीगल राइट बना दिया गया। क्यों उसे एक लीगल राइट बना दिया गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। आपने सुना होगा कि काफी सारी जो लैंडलॉर्ड थे उनके पास बहुत बहुत जमीनें थी। ठीक है,
अब वो जो जमीनें थी, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि उस पर्टिकुलर, वो जो उनके पास जो बहुत ज्यादा बड़े जमींदार हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, उनकी जमीनें हम उनसे लेकर हम छोटे छोटे जो भी एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, एक्सप्लॉइटेड जमींदार हैं, जो छोटे जमींदार हैं, जो छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अब ऐसा तो तुम कर नहीं सकते थे। कैसे नहीं कर सकते थे? जब गवर्नमेंट ने बोला कि जिन लोगों के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, हम उनसे प्रॉपर्टी लेके हम छोटे लैंडलॉर्ड्स और छोटे जमींदार्स को देना चाहते हैं, तो यहाँ जो भी लैंडलॉर्ड्स बड़े थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने बोला भाई ऐसे कैसे हो जाएगा कि आप हमारी प्रॉपर्टी छोटे जमींदार को दे दोगे? हमारे पास तो राइट टू प्रॉपर्टी है, और राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट ऐसे राइट हैं जिनको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। ठीक है जी? एक ऐसे राइट जिनके ऊपर किसी भी तरीके का, किसी भी कंडीशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन आपको इन पर्टिकुलर राइट के कंटेस्ट में फेस करने के लिए अगर कहीं मिलता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 32, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, तो उन लोगों ने बोला भाई गवर्नमेंट से कि हमारे पास यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है नहीं? और राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है। उन्होंने बोला भैया आर्टिकल 31 है हमारे पास, सॉरी फॉर दिस बैड क्रिएटिविटी, है ना? हमारे पास आर्टिकल 31 है, तो हम उसका इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ भाई ये बात तो है, अब ये तो आर्टिकल 31 का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन वो आर्टिकल 31 का अगर यूज करते, जितने भी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, उससे पहले ही गवर्नमेंट ने क्या किया? आर्टिकल 31 में चेंज ले आए। कैसा चेंज ले आए? कि अब आर्टिकल 31 आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अब आर्टिकल फंडा जो आपका आर्टिकल 31 है वो क्या रह गया है? वो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह गया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की प्रोटेक्शन की गारंटी सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता है। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है? अब जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है? अंडर आर्टिकल 300A क्या है? वो अब आपका एक लीगल राइट है, और लीगल राइट पे आप गवर्नमेंट से या सुप्रीम कोर्ट से जाकर ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई हमारा एक लीगल राइट हर्ट हो रहा है, हम उसके अगेंस्ट जो है अंडर आर्टिकल 32 आप कोर्ट रीच नहीं कर सकते। मेन बात ये है, ऐसा नहीं है कि लीगल राइट हर्ट होगा तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, बिल्कुल आप कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका लीगल राइट हर्ट हो रहा है तो। बट उसे फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में से अब हटा दिया गया, तो उस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं इस तरीके का। ठीक है? तो इस ये एक रीजन रहा जिसकी वजह से राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट की लिस्ट में से निकाला, है ना? और कब निकाला वो मैं आपको बता चुकी हूँ। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जिसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वो एक लीगल राइट बना दिया है। अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है नहीं। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स की बात करेंगे। ठीक है? right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedy। इन्हें करना है याद, याद नहीं, इवन इनको रट लेना है अच्छी तरीके से विद दी आर्टिकल जो भी इनके साथ दिए गए, जैसे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 टू 22, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन 32 23 से लेके 24, दो आर्टिकल है इसके अंदर। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेके 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में आप 29-30 दो आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल 31 जो कि अब एक लीगल राइट हो चुका है, इसलिए वो वहां से गायब है। आपको पढ़ना है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, दैट इज आर्टिकल 32। ठीक है जी? अच्छा, आप इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं अगर ऐसे आपको याद नहीं होते हैं तो। क्या कर सकते हैं? जैसे नंबरिंग हम गड़बड़ कर देते हैं, हमें यूजुअली याद तो हो जाते हैं कि राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, बट हमें ये नहीं याद आता कि इक्वेलिटी पहले है। अगर हमें ये याद रहेगा ना कि राइट टू इक्वेलिटी पहले आता है, राइट टू फ्रीडम बाद में आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन उसके बाद में है, तो फिर हमारी नंबरिंग भी सही बैठेगी। ठीक है? आप इसके लिए ऐसे कर सकते हैं, जैसे EFCC। कैसे? ई लिया हमने राइट टू इक्वालिटी का, एफ लिया हमने फ्रीडम का, ई लिया हमने एक्सप्लॉयटेशन का, फिर से हम ई हमने लिया एक्सप्लॉयटेशन का, फिर से हम एफ लेने वाले राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। तो ई एफ समझ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ई एफ इस तरीके से आप इन्हें ले सकते हैं। ठीक है? उसके बाद ये है
हाँ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट बचता है जिसको आप सी से डिनोट कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला राइट बचता है, उसको भी आप सी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, उन सबको आप किससे डिनोट करेंगे? सी से डिनोट कर दिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं ये ई एफ ई एफ ई एफ ई एफ क्या कर रही हूँ। है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी आपको वर्ड मत नाम से समझ में आ रहा होगा कि भाई समानता का अधिकार है हमारे पास। राइट टू इक्वेलिटी में आर्टिकल नंबर 14 को हम देखेंगे तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि जितने भी लोग हैं इस देश में, अच्छा कुछ जितने भी देश में इसमें लोग हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का ये मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर, पहले तो आप ये समझे कि आर्टिकल 14, अच्छा फंडामेंटल राइट के केस में एक चीज और मैं बताना भूल गई कि कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं, ये फीचर है फंडामेंटल राइट का कि कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जिनको सिर्फ सिटीजन्स को दिया जाता है, और कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जिनको सिटीजन्स के साथ फॉरनर्स को भी दिया जाता है। ठीक है ना? कि अभी देश में हमारे में कोई घूमने आया और उसके साथ कोई क्राइम हो गया, तो क्या उसके पास ये राइट नहीं है? राइट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बिल्कुल उसके पास भी ये राइट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर उसको कुछ हो रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, तो उसके उसके पास भी तो ये राइट है ना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाला। तो ये हम यहाँ पढ़ेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वेलिटी ऑफ इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब है, वर्ड को समझे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि जितने भी लोग हैं उनको कानून की जो प्रोटेक्शन है वो बराबर दी जाएगी, इररिस्पेक्ट ऑफ वो किसी भी कास्ट के हो, क्रीड के हो, जेंडर के हो, रिलीजन के हो, उनका प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो, उन्हें इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो शायद उसे ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाएगी। आप एक छोटे हो, आपके पास कुछ भी नहीं, आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके पास वो प्रोटेक्शन नहीं है। सबके पास है, वो भी कोर्ट जा सकता है, आप भी कोर्ट जा सकते हो, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना। तो कोर्ट जो लॉ की प्रोटेक्शन है हमारे पास सबके पास इक्वल है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब होता है कि कानून के सामने सब एक हैं। आपने सुना होगा, काफी सारी हिंदी मूवीज देखी होंगी कि कानून अंधा होता है, कानून के सामने सब बराबर होते हैं, तो वही चीज है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। आप कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई फिल्म सेलिब्रिटी हो, कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कुछ भी हो, आप सबके लिए जो कानून है वो कानून के सामने सब बराबर है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वेलिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 15। अच्छा आर्टिकल 15 एक मूवी भी आई थी, अगर किसी ने देखी हो तो। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इसमें क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, डिस्क्रिमिनेशन किस ग्राउंड पर नहीं हो सकता है? ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इनके अलावा अगर, देखो ऐसा तो नहीं है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है इसका मतलब ये है कि एक लड़का जो, एक कहीं जॉब निकली है, ठीक है, वहां पे एक लड़का है जिसके 90% मार्क्स है ना, और वहां पे एक और लड़का जाता है जॉब के लिए और उसके 40% मार्क्स के। इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो तो फंडामेंटल राइट में दे रखा है। वहां पे तो डिस्क्रिमिनेशन होगा ना। डिस्क्रिमिनेशन क्या, वहां पे तो जो एक एक्यूरेट चॉइस होगी, जो एक परफेक्ट कैंडिडेट होगा उसी को सिलेक्ट किया जाएगा ना। तो वही है आर्टिकल नंबर 15 के अंदर, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे नहीं कर सकते? रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे। मतलब हम ये नहीं कह सकते उसको कि भाई तुम हिंदू हो और तुम मुस्लिम हो, हम तो हिंदू को लेंगे मुस्लिम को नहीं लेंगे, जॉब के लिए मुस्लिम एप्लीकेबल नहीं है, वो चीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप कास्ट के बेस पर नहीं वहां पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कि ये जो जॉब है ये सिर्फ अपर क्लास के लोगों के लिए है, लोअर क्लास के लोगों के लिए नहीं है, एससी नहीं जा सकते हैं, ओनली जर्नल्स अलाउ हैं, इस तरीके की चीजें नहीं होंगी, बिकॉज वी हैव फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 15। ठीक है, अब हम बात करेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी जितनी भी नौकरी निकलती है वहां पर हर इंसान के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है जॉब की।
ठीक है, जितना राइट एक एससी कम्युनिटी के बच्चे के पास है उतना ही राइट एक जनरल कैटेगरी के बच्चे के पास है, जितना राइट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से अगर कोई बच्चा आता है उसके पास है, उतना ही राइट किसी नॉर्मल और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के पास भी है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में, ऐसा नहीं है किसी ने अपनी प्राइवेट एक कंपनी खोली और आप वहां जाके बोलो कि उसको क्यों चूज किया, मुझे क्यों चूज नहीं किया है, ऐसा नहीं है वहां पे। उस तरीके से नहीं है वहां पे, तो जो उनका क्राइटेरिया होगा पब्लिक में नहीं, सॉरी प्राइवेट में नहीं, पब्लिक में तो आप हैं, आपको अपॉर्चुनिटी है, लेकिन प्राइवेट तो अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ही काम चलेगा, वहां ये एप्लीकेबल नहीं है। आर्टिकल 17 पे आते हैं, अबॉयलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। अबॉयलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ठीक है, काफी अलग अलग नामों से हम इन लोगों को बुलाते हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो है हरिजन। आप हरिजन कह के बुला सकते हैं, गांधी जी ने ये वर्ड इन लोगों को दिया है। अनटचेबल एससी एसटी कम्युनिटी के लोग होते हैं। एंशियंट टाइम और मिडिवल टाइम में इन लोगों को आउटसाइड दी विलेज और आउटसाइड द सिटी और टाउन रखा जाता था। इनके आने से पहले ड्रम बजाए जाते थे ताकि कोई इन्हें देख ना ले, ठीक है, बट अब ऐसी चीजें नहीं है, अबॉयलेशन है इसका, ये एक क्राइम है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए एक लीगल प्रोसीडिंग उस आदमी के खिलाफ या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इस तरीके का बिहेव किसी के साथ करता है तो वो सब चल सकता है। अबॉयलेशन ऑफ टाइटल, अबॉयलेशन ऑफ टाइटल मतलब देखिए, अबॉयलेशन ऑफ टाइटल है लेकिन मिलिट्री और एकेडमिक का नहीं है। आपने देखा होगा कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर्स लगाते हैं, पीएचडी होल्डर्स होते हैं इसलिए वो डॉक्टर लगाते हैं। एकेडमिक टाइटल्स ले सकते हैं डॉक्टर्स अपने नाम के आगे, जो वैसे भी डॉक्टर्स होते हैं वो भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, ठीक है, डॉक्टर फलाना जो भी है। लेकिन मिलिट्री, हाँ मिलिट्री में ये होता है कोई लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, इस तरीके के टाइटल आप यूज कर सकते हैं। लेकिन टाइटल अबॉयलिश कैसे हुए हैं, जैसे कहीं का कोई महाराज है कि महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ लुधियाना, महाराजा ऑफ ये इस तरीके के जो टाइटल्स हैं ये अबॉयलिश है। इस तरीके के टाइटल्स जो है प्रॉपरली अबॉयलिश कर दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे फ्रीडम की, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19। इसके अंदर 6 ऐसे राइट आते हैं जिन्हें हमें देखना है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारे पास कुछ भी बोलने का और कुछ भी कहने का राइट है। कुछ भी से ये मतलब नहीं है कि आप उसमें कुछ भी बोलेंगे, हमारे पास तब तक, देखिए सिंपल सी चीज है, आर्टिकल 19 को समझने के लिए मैं बताती हूँ आपको। आपका जो फ्रीडम है वो वहां तक सीमित है जहां से दूसरे का फ्रीडम स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। आपका फ्रीडम की भी तो एक लिमिट है ना, वो जहां से दूसरे का फ्रीडम स्टार्ट हो रहा है वहां से आपका फ्रीडम खत्म है। आपके पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस है, राइट टू असेंबली है, आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। रेसिडेंट, इंडिया के किसी भी पार्ट में जाके आप रह सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को आप परस्यू कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें एक चीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इन पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। कैसे कि आपके पास राइट टू स्पीच, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप किसी को रोड पे खड़े होकर गाली देना चालू कर दें, बोले आई तो हैव राइट टू स्पीक, है ना, वो नहीं है ना आपके पास। आपके पास ये है कि आप एक जगह असेंबल हो सकते हो, लेकिन पीसफुल असेंबल हो सकते हो, लाठी डंडे लेके आप असेंबल नहीं हो सकते हो, ठीक है। आप ये सारे काम कर सकते हो, बट विद इन दी आपके दिमाग में ये थॉट प्रोसेस उस वक्त होना चाहिए जब आप ये कुछ भी कर रहे हैं कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है, और हमारे किसी भी काम से देश की जो इंटीग्रिटी और यूनिटी है उसको कोई इफेक्ट नहीं पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 20, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। अगर आपने कोई ऑफेंस कर दिया है तो उस रेस्पेक्ट में भी आपको कुछ प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है जी। ये थोड़ा डिटेल्ड में है, इसको मैं, अगर मैं इसको डिटेल्ड में पढ़ाऊंगी तो उसके लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में। आर्टिकल 21 पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अच्छा एक चीज और है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जिनको इमरजेंसी के टाइम पर भी कर्टेल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। रिमेंबर इट, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। नेक्स्ट इज आर्टिकल 21A, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट है और वो उनका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं इसके अकॉर्डिंग स्कूल जा सकते हैं, उनका राइट है।
प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट से मतलब है कि आपने कोई क्राइम किया और उसके कंटेस्ट में आपको अरेस्ट किया गया, तो आपके पास प्रोटेक्शन होता है ना, आपको विद इन 24 आवर जो है वो जो भी आपके नियर बाय मजिस्ट्रेट है उनके सामने प्रेजेंट करती है, जो भी पुलिस आपको अरेस्ट करके ले गई है, आपके पास एक लीगल एडवोकेट को हायर करने की पावर होती है। विद इन 24 आवर आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है, वहां जाके आप अपनी बेल ले सकते हैं। अगर आपने जो क्राइम किया है वो वहां पे प्रूव हो जाता है तो फिर आपको आगे सजा सुनाई जाएगी। तो प्रोटेक्शन तो है ना, आप अपनी बेल ले सकते हैं, प्रैक्टिशनर से मिल सकते हैं, कोई लीगल से। ये हो गया अरेस्ट। अच्छा, डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन, जब शक के दायरे में हम किसी को बोलते हैं ना, अब लोग क्राइम पेट्रोल आप लोग देखते होंगे, उसमें कहते हैं ना शक के दायरे में उसको उठा लिया है, शक के दायरे में उसे रख लिया है, मतलब कि ये हमें बस एक डाउट है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, उसने किया नहीं है अभी, बस हमें डाउट है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो कुछ करे, ऐसा कुछ हो उससे पहले ही हम उसे उठा लेते हैं, उससे पहले ही उसे हम डिटेन कर लेते हैं। किसको? जो व्यक्ति जिसपे सस्पेशन है, जिसपे ये है कि हाँ ये ऐसा कुछ कर सकता है, तो उसे डिटेंशन, उसे ले लेते हैं हिरासत में। तो उसके कंटेस्ट में भी हमारे पास कुछ राइट है कि अगर ऐसा होता है तो फिर आपको क्या करना है। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आपके पास राइट है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन फोर्स ऑफ, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन फोर्स लेबर इन ह्यूमन बीइंग। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आपने सुना है, बीट चाइल्ड, लड़कियां नेपाल से और अपने जो भी नियर बाय बॉर्डर्स है वहां से लाए जाते हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में उनको बेचा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, अनफॉर्चुनेटली आज भी ये सारी चीजें हमारे कंट्री में होती हैं, इतने सारे रूल रेगुलेशन और लॉज होने के बाद भी। बट अकॉर्डिंग टू दी फंडामेंटल राइट प्रोहिबिशन इन ट्रैफिकिंग ऑफ फोर्स्ड लेबर, आपने देखा होगा कि काफी सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो ट्रैफिक सिग्नल्स पे पैसे मांगते हैं, उनको फोर्स लेबर की तरह काम कराया जाता है, कहीं कहीं से उन्हें लेके आया जाता है, जबरदस्ती ये सारे काम उनसे करवाए जाते हैं। तो वो एक चीज है जो कि प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन कंपनीज एंड फैक्ट्री। ठीक है, 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनका किसी भी कंपनी, फैक्ट्री, किसी भी डेंजरस प्लेस पे काम करना मना है। एज वेल एज वो किसी चाय के ठेले पे, किसी टपरी पे, किसी रेस्टोरेंट में, कहीं भी इस तरीके से जब तक उनकी उम्र 14 ईयर्स है वो नहीं काम कर सकते, दैट इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, इन केस अगर बच्चा स्कूल, हाँ रीजन क्या है कि अगर इस उम्र में काम करेंगे तो स्कूल कैसे जाएंगे, उनका डेवलपमेंट क्या होने वाला है। इन केस ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर किसी के फैमिली मेंबर का कोई बिजनेस है और बच्चा सुबह स्कूल पढ़ के आके शाम को उसमें हेल्प कर रहा है, तो उसको इस तरीके से प्रोहिबिशन नहीं, उस पर कोई प्रोहिबिशन नहीं लगाया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। आर्टिकल 25 देख लेते हैं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्री प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। जी हमें पता है कि हमारे पास फ्रीडम है, किस चीज का फ्रीडम है? कि हम अपना जो धर्म है उसको फील फ्री होकर सबके सामने एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसे प्रोसेस कर सकते हैं, सॉरी प्रोफेस कर सकते हैं, हम उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसे प्रपोगेट भी कर सकते हैं। प्रपोगेट कैसे? कभी कभी माता के जगराते होते हैं तो वो क्या होता है, एक तरीके से हम उसे प्रपोगेट ही कर रहे होते हैं ना। और मस्जिद में बहुत अच्छी अच्छी कवालियां होती हैं, तो वो क्या हो रहा था, तो उस तरीके से हम फिर, कोई उस पर प्रेशर नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम फील फ्री होके वो कर सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपने धर्म को किस तरीके से जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यहाँ एक इंडिविजुअल की बात हो रही है कि इंडिविजुअल जो है वो फ्री है, अपने किसी भी धर्म को चुन सकता है, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, कैसे भी प्रपोगेट कर सकता है। बट यहाँ जो बात हो रही है ना अंडर आर्टिकल 26, वो क्या हो रही है, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के पास ये, टेक एन एग्जांपल, तिरुपति बालाजी का टेम्पल है, ठीक है, साउथ में। अब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास ये फ्रीडम है कि वो उसे वहां पे कैसे मेंटेन करती है, उसके अफेयर्स से कैसे डील करती है, उसके टैक्स के साथ डील कैसे करती है, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा अनटिल अनलेस किसी भी रिलीजियस अफेयर्स, किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ हो रहा है जो देश की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को हर्ट करता है, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। फ्रीडम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोट एनी रिलीजियस अफेयर, ठीक है भाई, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजियस अफेयर, अगर आपका मन है तो आप जाके किसी भी टेम्पल में कुछ भी पैसे दे सकते हैं
और दान कर सकते हैं, लेकिन कोई टैक्स कोई भी रिलीजियस टेम्पल आपसे नहीं लगाएगा, ऐसा नहीं है। वो एक छोटा पिटी टैक्स, टैक्स इन द सेंस एक बड़ा ह्यूज अमाउंट आपको वहां पे नहीं करना पड़ेगा, वो एक अलग चीज है। जैसे आपने गुरुद्वारे में देखा है, अगर कोई एक छोटा अमाउंट ले रहा है या एक छोटा बहुत ही कम आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो दैट तो फिर वो वहां पे जो खाना है पीना है, जो लोग वहां पे आते हैं, साफ सफाई है, वो उसके लिए, उसको एक टैक्स में नहीं कंसीडर किया जाएगा। बट फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रूमेंशन वर्शिप एंड सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप समझ गए होंगे, फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं और वो स्कूल एक पर्टिकुलर रिलीजन का है, जैसे आपने देखे होंगे क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह जो होती हैं, इनके खुद के स्कूल्स होते हैं, बट हमारे पास ये फ्रीडम है, अगर हम चाहें तो वहां पे दिए हुए रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को ले सकते हैं, अगर हम ना चाहें तो नहीं ले सकते। अगर बच्चा माइनर है तो उसके पेरेंट्स से ये चीज कंसल्ट की जाती है कि भाई हम आपके बच्चे को ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होंगे यहाँ पे दें या ना दें, और अगर आप अडल्ट हैं तो ये आपसे खुद से पूछा जाएगा कि क्या आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं, तो इट्स कम्प्लीटली फ्री। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन थोपे जाएंगे कि ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आपको मानने ही मानने हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर ऑफ माइनॉरिटी। आप अपनी लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर को बचा के रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपनी भाषा नहीं बोल सकते, आप अपनी स्क्रिप्ट पे ध्यान नहीं दे सकते, आप अपने कल्चर को नहीं बचा सकते, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आपका कोई फेस्टिवल है, आपका कोई रिचुअल है, बिना किसी गवर्नमेंट की किसी भी बॉडी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा उस चीज में, ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हाँ ऐसा भी है, कोई भी माइनॉरिटी किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बिल्ड कर सकती है, उसमें गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गवर्नमेंट को इन सारी चीजों से कोई बेसिकली ये जितने भी फंडामेंटल राइट है, भले ही कहीं रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है या कहीं पे एक डिफरेंट, देखिए कुछ तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं। पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जो होली जिनका जो पूरा फंड है वो स्टेट से जाता है, ठीक है, वहां पे जो भी काम होना होता है उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस है, प्रॉपर इंटरफेरेंस है, स्टेट वहां पे डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट वहां पे आपको इंस्ट्रक्शन देने वाली है। एक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे पार्टली गवर्नमेंट का फंड होता है, पार्टली इन द सेंस कि आधा पैसा गवर्नमेंट का और आधा जो फंड है वो उस इंस्टीट्यूशन का है, वहां पे भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, ठीक है ना, वहां पे भी गवर्नमेंट की देखती है कि ये काम किस तरीके से हो रहा है, चीजें यहाँ पे कैसे हो रही है। ऐसा तो नहीं है ना कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बन गया है और वहां पे बहुत ही बेकार तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे कि देश की इंटीग्रिटी, सोवेनिटी और देश को कुछ तोड़ने की बातें वहां पे चल रही है, तो उन चीजों पे ध्यान रखना गवर्नमेंट का वो है। ऑल्दो अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसमें गवर्नमेंट का कोई फंड नहीं है और वो इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, उस पर भी गवर्नमेंट रोक लगा सकती है, बट इस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। क्यों? आर्टिकल 20 आपको ये राइट देता है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट हर्ट हो रहा है तो आप अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा नहीं है आप खाली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, पर दैट टू आर्टिकल, उसके लिए आपको आर्टिकल 226 226 का यूज करना पड़ेगा। आर्टिकल जो 32 है वो एक फंडामेंटल राइट अपने आप में ही है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, अच्छा हमने ये, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। गारंटेड से क्या मतलब है? अगर हम एक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, आज आपका एक फंडामेंटल राइट हर्ट हुआ, जैसे कि आपको कोई अपना रिलीजन नहीं प्रैक्टिस करने दे रहा है ना, किसी भी तरीके से आप पे कोई फोर्स आ रहा है, उस फोर्स के थ्रू आप अपना रिलीजन नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, वही प्रॉब्लम है। यू डिसाइडेड कि भाई ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, तो मैं तो पहुंचूंगा आप सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अंडर आर्टिकल 32 आप अपनी रिट्स वहां पे जाके फाइल करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, अंडर आर्टिकल 226 किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन क्यों सुप्रीम कोर्ट को गारंटेड कहा गया है कि भाई वहां पे जाके आपको सोल्यूशन मिलना ही मिलना है? रीजन क्या है?
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के लिए डिनाई नहीं कर सकती है, और अंडर आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने एक फंडामेंटल राइट दिया है। अगर ऐसा जरूर हो सकता है कि आप हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में जाकर आपकी जो अपील है या आपने जो भी उसमें बोला है कि मेरा फंडामेंटल राइट हर्ट हो रहा है, इट अप टू हाई कोर्ट की वो आपकी जो भी आपकी एप्लीकेशन है, जो भी आपकी अपील है, उसे एंटरटेन करे या ना करे। लेकिन एज फार एज सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न, ऐसा नहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी अंडर आर्टिकल 32 की जो आपने वहां पे जाके एप्लीकेशन डाली है उसे ना सुने। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि नहीं, आपके फंडामेंटल राइट हार्म नहीं हो रहे, मे भी बोल दे कि आपके फंडामेंटल राइट हार्म हो रहे हैं और हमें इसे ऐसे ऐसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले, बट उसे एंटरटेन जरूर करेगी, क्योंकि आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 226 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अंडर आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट्स देती है, रिट्स हैबियस कॉर्पस की, मैंडामस की, प्रोहिबिशन की, सेक्टोरियल की, कोवरेंटो की। ठीक है जी, ये आपको कुछ रिट्स जो है दी जाती है। अगर आप फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरीके से रिट्स जो है इशू कर सकता है और आपके फंडामेंटल राइट को वो प्रोटेक्ट कर सकता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट।